अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइक क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की फाइनल टर्म सीरीज़ में लेक्चर 34 कवर करेंगे विच इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स। इस चैप्टर में टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम 169 टू 175। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 169 विच इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी ओवरव्यू। नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू लिस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा जा सके यानी कि प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा सके, इंटेग्रिटी को इंश्योर किया जा सके। इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन को हर वक्त एक्सेसिबल रखा जा सके। और जो तीनों फैक्टर्स है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों मिलके एक सीआईए ट्राइड बनाती है। अगर हम इस सीआईए ट्राइड को इजी वर्ड्स में समझे तो इसमें है तीन चीज़ें। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि आउट पर आपका जो भी डेटा होगा वो सिर्फ ऑथराइज्ड लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कोई ईमेल का पासवर्ड है तो वो प्राइवेट रखा जाएगा, इनक्रिप्टेड रखा जाएगा। सेकंड, इंटेग्रिटी, ठीक है, आपका अगर किसी भी यूज़र का डेटा है उसको इलीगली चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है और उसमें उस तमाम स्टाफ की, स्टूडेंट्स की, हर चीज़, हर किसी की उसमें इंफॉर्मेशन है तो उसको बगैर किसी ऑथराइज्ड पर्सन की परमिशन के हम उसमें ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। थर्ड फैक्टर अवेलेबिलिटी यानी कि जो हमारा डेटा है और जो सिस्टम्स हैं वो हर वक्त एक्सेसिबल रहने चाहिए जब कभी भी ज़रूरत हो। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी में हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फर्मवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन हो गई, नेटवर्क हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस हो गई। ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंडर आती हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जो जिसका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल किसी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है तो वो उनके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें अपने रिसर्चेस में इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेसी क्या होती है? इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपने से रिलेटेड हर चीज़ को कंट्रोल कर सके, ठीक है, उनके बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, कौन उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर की जा रही है, कहाँ स्टोर की जा रही है, किस किस फॉर्म में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेसी के अंडर आती है और ये एक इंसान का राइट होता है कि उसको पता हो और वो अपने से रिलेटेड हर चीज़ को कंट्रोल कर सके। ये पर्सनल डेटा होता क्या है? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन, हर वो इंफॉर्मेशन पर्सनल डेटा है जिससे किसी इंसान की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, जैसे कि नेम, आईडी कार्ड नंबर, लोकेशन, फ़ोन नंबर, मेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें पर्सनल डेटा के अंडर आती है। यानी कि हर वो डेटा जिसकी बेसिस पर किसी इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो उसका पर्सनल डेटा होता है। उस पर्सनल डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ की प्राइवेसी टर्मिनोलॉजीज बताई हुई होती हैं और अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है डेटा कंट्रोलर। ये डिसाइड करते हैं कि किसी का पर्सनल डेटा क्यों और किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल होता है, हम जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बना रहे होते हैं तो हम गूगल को अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। गूगल बेसिकली एक मेन सोर्स होता है जिसके पास हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड होता है डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर्स बेसिकली डेटा कंट्रोलर्स से लेकर आपका डेटा और उनको प्रोसेस करती है। ये बेसिकली डेटा कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि जब आप ब्राउज़र पे अपनी कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको अक्सर उसमें साइन इन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी डालते हैं। फिर आप कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल के पास होती है उसमें से कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट के पास चली जाती है। थर्ड चीज़ होती है डेटा सब्जेक्ट, ठीक है, वो इंसान जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें वन लाइन में तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के सिस्टम और आपके डेटा यानी आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी जा सके, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी गेन की जा सके। क्योंकि जो प्राइवेसी होती है उसमें बेसिकली इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने पर फोकस किया जाता है। ना यहाँ पर एक एनालॉजी दी है कि आप ऐसा इमेजिन करें कि एक डायरी है जिसमें एक लॉक लगा हुआ है के तमाम पेजेस सिक्योर हैं और हमेशा वो अवेलेबल है। आप जब दिल चाहे उसको रीड कर सकते हैं।
फिर डायरी आपकी डायरी है और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कौन इसको पढ़ेगा, कौन इसमें चेंजेस करेगा या फिर कौन इसमें कुछ लिखेगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 170 व्हिच इज CIA ट्राइएड। इस मॉड्यूल में कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो कोर फाउंडेशन है यानी CIA ट्राइएड वो हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा मॉड्यूल में कि CIA ट्राइएड में कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपली मतलब होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा है वो सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को एक्सेसिबल हो। जो अनऑथराइज्ड लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन ना देख सकते हैं ना उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपली कौन कौन आपका डेटा इन्फॉर्मेशन देख सकता है, ये चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है। लेकिन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता और इल्लीगली डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता। एंड थर्ड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सर्विसेज हैं, जब ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल हो। लावजह सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। सिंपली ज़रूरत पड़ने पर क्या यूज़र्स सिस्टम इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ अवेलेबिलिटी में आती है। और इन तीनों फैक्टर्स की बेसिस पर जो सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है वो किस चीज़ के ज़रिए मेंटेन की जाती है? ऑथेंटिकेशन के ज़रिए। ऑथेंटिकेशन का सिंपली मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहे हैं कि आप कौन हैं और कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड एक बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। इसके अलावा एडवांस जो बहुत इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई तो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, OTP होते हैं, फेस रिकग्निशंस होती हैं। जैसे कि आप जीमेल में लॉगिन करते हैं अपना ईमेल पासवर्ड डाल के, अब आप अपना फ़ोन भी अनलॉक कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी डाल के। ऑथेंटिकेशन का सिंपली मतलब होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद सेकंड होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि लॉगिन कर लिया आपने अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा के। इसके बाद आपको क्या-क्या करना अलाउड है, आपके पास किस-किस चीज़ की अथॉरिटी है। एग्ज़ाम्पल एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी अलग होती है, जो ग्रुप एडमिन होता है उनकी अथॉरिटी अलग होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑथराइजेशन से पहले की जाती है। पहले बंदा अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देके लॉगिन करेगा, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या अथॉरिटी है और उसको क्या-क्या करना अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गेमिंग की वेबसाइट है, उसमें एक यूज़र लॉगिन करता है, तो किसके ज़रिए लॉगिन करेगा? ऑथेंटिकेशन के ज़रिए अपना आईडी पासवर्ड डाल के। अब जब उसने वन्स ऑथेंटिकेट करवा लिया, अपनी आइडेंटिटी दे दी, तो उसके बाद अगर वो कोई बेसिक यूज़र होगा, तो उसको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे, अगर वो कोई प्रीमियम यूज़र होगा, तो उसको फुल फीचर्स मिलेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है ऑथराइज़ेशन। अगर हम ऑथराइज़ेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों का डिफ़रेंस करें, तो सिंपल ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि आप कौन हैं और ऑथराइजेशन में होता है कि आप क्या कर सकते हैं। सेकंड ऑथेंटिकेशन हमेशा पहले की जाती है और ऑथराइजेशन हमेशा बाद में की जाती है ऑथेंटिकेशन के बाद। तो अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज़ करें, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है आपके डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इंटेग्रिटी में ये इंश्योर किया जाता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं। अवेलेबिलिटी का सिंपली मतलब है कि जब-जब ज़रूरत हो तब तक यूज़र एक्सेस कर पा रहा है सिस्टम को और सर्विसेज को या नहीं। के बाद ऑथेंटिकेशन में किसी इंसान की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है और ऑथराइजेशन में उसके राइट्स को कंट्रोल किया जाता है कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है। Now moving on to next module 171 which is computer security and trust। मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में ट्रस्ट से क्या मुराद है और ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से किस तरह से रिलेटेड है और क्यों सिर्फ सिक्योरिटी अकेले काफ़ी नहीं है बल्कि ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड करना अपने कस्टमर्स के साथ भी ज़रूरी है, स्पेशली जब कोई ऑनलाइन या फिर क्लाउड सर्विस होती है। सिंपली ये ट्रस्ट भरोसा होता क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पर एक इंसान जितने भी रिस्क्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है। ये जो एक्सेप्टेंस होती है ये बेस्ड होती है किसी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पे जो एक इंसान रखता है किसी दूसरे इंसान से या फिर सिस्टम से। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी वेबसाइट को अपना पर्सनल डेटा देते हैं तो आप उनसे ये ट्रस्ट करते हैं, उन पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके डेटा को मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो बिलीव होता है ये ट्रस्ट है। और ट्रस्ट और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? सिक्योरिटी बेसिकली एक टेक्निकल चीज़ होती है जिसमें पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स ये सब टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ट्रस्ट जो है वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। आपके एक्सपीरियंस की बेस पर, आपके रेपुटेशन की बेस पर यानी कि आपके बारे में दूसरे लोगों के सर्विसेज के क्या रिव्यूज़ हैं,
और इन सब की बेसिस पर ट्रस्ट किए जाते हैं। इसलिए जो है वो ट्रस्ट जो है वो सिक्योरिटी से ज़्यादा ब्रॉड होता है, इम्पोर्टेंट होता है किसी कंप्यूटर सर्विस में या क्लाउड सर्विस में। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट है और वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी का बहुत ख़्याल रखा गया है। लेकिन अगर जो उसके यूज़र्स हैं उनको कोई पहले बुरा एक्सपीरियंस उस वेबसाइट से मिला होगा तो वो उसको ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे हमें 2 तरह के ट्रस्ट बताए गए हैं, हार्ड ट्रस्ट और सॉफ्ट ट्रस्ट। हार्ड ट्रस्ट जो है वो सिंपली सिक्योरिटी बेस्ड ट्रस्ट होता है। ये जो है ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन और सीआईए के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये वाला जो हार्ड ट्रस्ट होता है ये मेजरेबल और टेक्निकल ट्रस्ट होता है, जो कि जैसे कि लॉगिन, पासवर्ड, ओटीपी और जो सिक्योर पेमेंट गेटवेज़ होते हैं इन सब पर बेस करता है। कि जो सॉफ्ट ट्रस्ट है वो सिंपली एक ह्यूमन बेस्ड, एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रस्ट होता है, जो कि ब्रांड रेपुटेशन जिसे कहते हैं। किसी ब्रांड की या किसी क्लाउड सर्विस की लोगों में रिव्यूज़ कैसे हैं और उस सर्विस को लेकर उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर को लेकर लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस कैसे है, ये चीज़ सॉफ्ट ट्रस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल हो गई, अमेज़न हो गई, तो लोग उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये वेल नोन ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, फ़ेमिलियर हैं और इनकी रेपुटेशन अच्छी है, लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हैं। लोगों का इनके साथ पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये जो सॉफ्ट ट्रस्ट होता है, ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं होता, ये ट्रूली जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रस्ट होता है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? आजकल जितने स्कैम्स वगैरह होते हैं यूजुअली लोगों को बहुत मुश्किल से लोग किसी ऑनलाइन सर्विस पर भरोसा करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई ऑफलाइन सर्विस। क्योंकि ऑनलाइन सर्विस में आप फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं कर रहे होते किसी से, जिसकी वजह से आपका डेटा मिसयूज़ होने का चांसेस होती है, फ्रॉड होने की चांसेस होती है, हैकिंग वगैरह की रिस्क होती है। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। आप फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं, पर्सनली किसी इंसान के साथ इंटरैक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से ऑफ़लाइन जो सर्विसेज़ होती हैं, उन पर भरोसा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या अगर हम सिक्योरिटी अपनी बहुत टाइट कर दें, बहुत बढ़ा दें, तो क्या भरोसा उससे हमें मिल सकता है कस्टमर्स का? तो हाँ, अगर हम अपने सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो उसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और अगर उनका आपके साथ कोई पुराना पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, तो वो ओवरकम होने में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्ट होता है, वो सिर्फ सिक्योरिटी पे बेस नहीं होता, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, ब्रांड की रेपुटेशन कैसी है, यूज़र जब आपकी सर्विस कोई लेते हैं, तो उनको सैटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी ज़रूरी है लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी नहीं होती। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ट्रस्ट होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है पर्सिस्टेंट ट्रस्ट, यानी वो ट्रस्ट जो काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर है और वो आपकी सर्विस बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटोमैटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड यूज़र के बीच में। इतने सालों से अगर आपका कोई यूज़र है उसका कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं हुए या आपके साथ उनका बुरा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक पर्सिस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट होता है। सेकेंडली डायनेमिक ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जो शॉर्ट टर्म होता है, जो किसी करंट सिचुएशन पे बेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई यूज़र है और उसने एक नई अभी-अभी एक नई क्लाउड सर्विस ली है और कोई एक प्रोजेक्ट वो क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कर रही है। फिर टेम्परेरीली अपना डेटा किसी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ लिया है, स्टोर किया है। ये डायनामिक ट्रस्ट कहलाता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रस्ट होता है, जो किसी हाल ही में हुई सिचुएशन पर बेस करता है। ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट होता है वो कंप्लीटली चेंज भी हो सकते हैं, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो जो क्लाउड कंज्यूमर्स होते हैं, उनका क्लाउड प्रोवाइडर्स पर और उनकी क्लाउड सर्विसेज़ पर जो ट्रस्ट होता है, वो बढ़ाया जा सकता है, उसको अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दें तो। अगर आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज़ में ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डेटा को एन्क्रिप्ट कर रहे हैं और एक्सेस कौन-कौन ले रहा है, नहीं है, इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके साथ आप फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कस्टमर का ट्रस्ट एनहांस करने में, बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अगेन सिक्योरिटी जो है वो आप किसी कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन जो ट्रस्ट है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए इंसान का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो सिंपली ट्रस्ट जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, इसमें लोग कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पर, उम्मीदों की बेसिस पर वो सिंपली रिस्क लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फिर अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे उनके साथ, तो फिर वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट होता है, ये सिक्योरिटी से ज़्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन
अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी है तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। नाउ ट्रस्ट 2 तरह की होती है, हार्ड ट्रस्ट कि जो सिक्योरिटी पे बेस करता है, और सॉफ्ट ट्रस्ट जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस करता है। ये ट्रस्ट होता है, ये ऑनलाइन और क्लाउड एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। इसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 172 व्हिच इज़ क्रिप्टोग्राफी। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, हिस्ट्री क्या है और उसके मेन सिक्योरिटी फीचर्स क्या-क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की साइंस होती है। में एक तरह की सीक्रेट कम्युनिकेशन की जा सकती है कि सिंपली आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1800s में गवर्नमेंट्स और आर्मीज जो थी वो ये तरीका इस्तेमाल करती थी जब उनको कोई मैसेजेस भेजने होते थे, कोई के दौरान कोई स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती थी या फिर कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स भेजने होते थे, तो वो उनको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, अपने मैसेज को डिकोड कर देते थे, जो सिर्फ़ एक ऐसा बंदा डिकोड कर सकता था जिसको उसके बारे में पता हो। कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन जो था वो बीच में जो है आपका मैसेज अगर देख भी ले, तो वो उसको पढ़ नहीं सकता था। ये तरीका आज भी बहुत ज़्यादा एडवांस होके इस्तेमाल हो रहा है आज की गवर्नमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है? सबसे पहले तो एक ओरिजिनल डेटा होता है जो रीडेबल होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है जो कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है कि वो उस प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो अनरीडेबल फॉर्म होती है इसको साइफर टेक्स्ट टेस्ट कहते हैं। सिर्फ जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं जिनके पास उस साइफर टेक्स्ट की होती है, सिर्फ वही उसको पढ़ सकते हैं। नाउ क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्टेड डेटा को एनालाइज करना, यानी कि जो डेटा अनरीडेबल फॉर्म में है, साइफर टेक्स्ट है, उसको एनालाइज करना, उसको क्रैक करने की कोशिश करना, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करना या डीकोड करने की कोशिश करना। वो जो हैकर्स होते हैं वो ये क्रिप्ट एनालिसिस का टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रेक करने के लिए और डिकोड करने के लिए इनक्रिप्टेड डेटा को। तो जो क्रिप्टोलॉजी होती है वो एक बड़ी टर्म है जिसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी यानी कि डेटा को सीक्रेट बनाना, डी उसको कोड करना या फिर उसको क्रिप्ट करना, और क्रिप्ट एनालिसिस यानी कि कोड को डिकोड कैसे करना है, उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, ब्रेक कैसे करना है, ये क्रिप्ट एनालिसिस होता है। तो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस ये दोनों चीज़ें क्रिप्टोग्राफी कहलाती हैं। अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी के। तो यहाँ पे 5 हमें मेन फंक्शंस, सिक्योरिटी फंक्शंस बताए हुए क्रिप्टोग्राफी के। सबसे पहला होता है प्राइवेसी। इंश्योर करना कि सिर्फ कोई ऑथराइज्ड पर्सन ही आपका डेटा रीड करे, कोई और अनऑथराइज्ड आदमी आपका डेटा रीड ना कर सके। कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो उसमें प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और एन्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है ट्रांसफ़र करने से पहले। दूसरी चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो सेंडर है या फिर जो यूज़र है उसकी आइडेंटिटी कन्फर्म होनी चाहिए। जो डेटा सेंड कर रहा है और जो डेटा रिसीव कर रहा है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि वो कौन है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो मैसेज आ रहा है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है। ये बात होती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जब डेटा किसी सेंडर से रिसीवर के बीच भेजा जाता है, तो उस दौरान भेजने का जो बीच का मिडल प्रोसेस होता है, उस दौरान कहीं डेटा में कोई मॉडिफ़िकेशन तो कर दी नहीं गई है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए गए हैं। यानी डेटा जिस तरह जा जो भेजा गया था करेक्ट वही डेटा सेंड हुआ है रिसीवर के पास या नहीं। तो इंटेग्रिटी के ज़रिए डेटा में ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसफ़र के दौरान अनऑथराइज़्ड चेंजेस को प्रिवेंट किया जाता है। फोर्थ होती है ऑन रिप्यूडिएशन। इसमें सिंपली मतलब ये होता है कि जो सेंडर है वो अपना मैसेज भेजने के बाद उसको डिनाई ना कर सके। इसमें सिंपली जो सेंडर है जो डेटा भेज रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता हो कि जो मैसेज भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, उसकी ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं, ताकि कोई सेंडर डेटा भेजने के बाद उसको डिनाई ना कर सके। और फिफ्थ होता है कि क्रिप्टो कीज़ एक्सचेंज करना। हमने पढ़ा था कि जो साइफर टेक्स्ट होता है उसकी एक की होती है, सिर्फ सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास वो की होती है जिसकी वजह से वो उस क्रिप्टेड मैसेज को डिकोड कर सकती है। तो ये जो की होती है, ये क्रिप्टो कीज़, ये कुछ इसकी सीक्वेंस होती है ज़ीरोज़ और वन्स की फॉर्म में, जिसकी मदद से डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है।
तो अगर जो बंदा है, अगर कोई उसके पास एन्क्रिप्टेड डेटा मौजूद है लेकिन उसकी करेक्ट की नहीं है, तो वो एन्क्रिप्टेड डेटा यूज़लेस है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें वन लाइन में, क्रिप्टोग्राफी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन की और डेटा प्रोटेक्ट करने की सिंपली एक साइंस होती है, जिसमें एन्क्रिप्शन के ज़रिए, कीज़ के ज़रिए, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स के ज़रिए डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है, एन्क्रिप्ट किया जाता है और कीज़ के ज़रिए उसको डिकोड किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी के 5 प्राइमरी मेन फंक्शंस कौन से हैं? प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन और एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज़। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 173, व्हिच इज़ ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। और ये अगर मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो तो असल में मुझे फ्लू हो रहा है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, क्योंकि किसी न किसी वजह से हर दफ़ा मेरी प्लेलिस्ट रह जाती है। तो इस दफ़ा मेरा पूरा इरादा है कि एटलीस्ट फाइनल टर्म की क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो को लाइक किया करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन्स हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। और मॉड्यूल 173, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। यानी एक सिंपल टर्म्स में अगर बोलूँ, अगर आप किसी जगह अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी आइडेंटिटी सही है या नहीं। तो ये चीज़ जो ऑथेंटिकेशन होती है, इसको 4 बेसिक वेज़ में परफ़ॉर्म किया जाता है। फर्स्ट होती है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो यूज़र को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड हो गई, पिन हो गई, या फिर कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं अक्सर, और उनके आंसर सिर्फ़ किसी ऑथराइज़्ड पर्सन को या फिर आपको ही पता होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। सेकंड होता है पोज़ेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है और आप उसकी बेसिस पर अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई एटीएम कार्ड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, कोई फिज़िकल कीज़ हैं। चीज़ों को अक्सर टोकन्स भी कहा जाता है, और अगर ये टोकन खो जाएँ या फिर चोरी हो जाएँ, तो सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी रिस्की हो जाती है। के बाद थर्ड होती है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, कोई ऐसी चीज़ जो यूज़र खुद है, कोई उसके फिजिकल ट्रेट्स, जैसे फिंगरप्रिंट, और जो रेटिना स्कैन होता है, आईज़ स्कैन होती हैं, या फिर आपका फेस रिकॉग्निशन होती है। ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है, ये कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये पासवर्ड से ज़्यादा सिक्योर होती है। नाउ इन 3 के अलावा कुछ डायनामिक बायोमेट्रिक्स भी होते हैं जो बिहेवियर पे बेस करते हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन होती है, आपकी आवाज़ रिकॉग्नाइज़ की जाती है, हैंड राइटिंग स्टाइल हर किसी का अलग-अलग होता है, टाइपिंग पैटर्न हर किसी का अलग-अलग होता है, तो इन चीज़ों की बेसिस पर भी ऑथेंटिकेशन की जा सकती है, लेकिन ये जो है वक़्त के साथ-साथ चेंज हो सकती हैं, और ये तरीके इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इनको सिक्योरिटी का चांसेस इसमें रिस्क की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं किए जाते, सिर्फ़ कुछ अगर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाता है। नाउ ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा, अब एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र कौन-कौन सी चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ एक्सेस कंट्रोल कहलाती है। यानी कि ऑथेंटिकेशन चेक करती है कि आप कौन हैं, और एक्सेस कंट्रोल ये चेक करता है कि आपके पास क्या-क्या करने की परमिशन है और अथॉरिटी है। एग्ज़ाम्पल जैसे आपके एलएमएस का पोर्टल है, तो उसमें आप जब एज़ अ स्टूडेंट लॉगिन करते हैं, तो आप अपने सिर्फ़ ग्रेड्स देख सकते हैं। लेकिन अगर टीचर हैं, तो उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सेस है। ग्रेड्स को ऐड करना ये सब टीचर्स करेंगे, और एडमिन जो होते हैं, उनके पास इन दोनों से ज़्यादा अथॉरिटी होती है। वो सिस्टम में कोई भी मॉडिफ़िकेशन कर सकती है। तो ये आपके पोर्टल की नहीं, कोई नॉर्मल अगर पोर्टल है तो उसकी भी एग्ज़ाम्पल है। और ये एक्सेस कंट्रोल काम कैसे करता है? एक्सेस कंट्रोल जो है वो एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के ज़रिए इन्फोर्स किया जाता है सिस्टम पर, जो ये मॉनिटर करता है कि यूज़र क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। यूज़र के हर एक्शन पे नज़र रखी जाती है, और जितने भी प्रोग्राम सिस्टम पे रन कर रहे हैं यूज़र्स के बिहाफ़ पर, यूज़र्स की तरफ से, तो उन सबको मॉनिटर करता है। तो जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिर्फ़ वो ही ये एक्सेस कंट्रोल रूल्स सेट कर सकता है। और ये जो रूल्स हैं, ये ऑर्गेनाइज़ेशंस की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करती हैं, और उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेट की जाती है। तो एक्सेस कंट्रोल जो है हमेशा ऑथेंटिकेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगेन मैं बताऊँ, सबसे पहले आप प्रूव करेंगे कि आप कौन हैं, और उसके बाद आपको परमिशंस मिलेंगी कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या करना आपको अलाउड है। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, ऑथेंटिकेशन किसी यूज़र की आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करती है, कि एक्सेस कंट्रोल जो है वो उसके एक्शंस को लिमिट करती है कि कौन-कौन सी चीज़ें यूज़र को करना अलाउड है। और ये जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ होती हैं, ये ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिसीज़ पर डिपेंड करती हैं।
के बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल 174 व्हिच इज़ मालवेयर। मालवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जानबूझकर यानी इंटेंशनली इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर वो आपके सिस्टम में एंटर कर दिया जाए तो उससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचे। इस मालवेयर की वजह से आपका डेटा डैमेज हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है और जो कुछ नॉर्मल ऑपरेशंस आपके सिस्टम पे हो रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इन मालवेयर्स की वजह से तीनों चीज़ें जो हमने सीआईए ट्राइड में पढ़ी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि आपका प्राइवेसी नहीं रहती, डेटा स्टील हो जाता है, डेटा चोरी हो जाता है। इंटेग्रिटी यानी डेटा जो होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं या उसको डैमेज किया जाता है तो आपका एक्यूरेट डेटा नहीं रह पाता यानी इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। थर्ड अवेलेबिलिटी यानी आपका सिस्टम एक्सेसिबल नहीं रह पाता, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो मालवेयर उस सिस्टम में से चला ना जाए क्योंकि उससे आपके नॉर्मल ऑपरेशंस भी इफ़ेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे उस वक़्त चल रहे होते हैं। और कितनी तरह के ये मालवेयर हो सकते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है एडवेयर। एडवेयर बेसिकली कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एड्स होती हैं जो मालवेयर होती है, मैलिशियस होती है। नाउ अगर आप कोई ऐड देख रहे हो कोई या फिर आप नॉर्मल अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कोई अचानक से ऐड पॉपअप हो जाए आपकी स्क्रीन पर या फिर आप कोई नॉर्मल ऐड देख रहे हो और उसमें आपको किसी ब्राउज़र की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाए, आप किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हो और वो आपके ब्राउज़र को आपके फ़ोन को ब्राउज़र से किसी कनेक्ट कर दे, तो ये एडवेयर्स होती हैं यानी कुछ अनवांटेड एड्स आपको शो कर रहे होती हैं। सेकंड होता है अटैक किट। अटैक किट जो है वो टूल्स का कलेक्शन होता है जिसको आपके सिस्टम में एडवेयर को और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए और बढ़ाने के लिए और फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है ऑटो रूटर। ये एक हैकिंग टूल होता है जिसके ज़रिए आप किसी और दूसरी लोकेशन पे बैठकर रिमोटली किसी दूसरे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप अपने घर में बैठ के फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरी जगह मौजूद किसी सिस्टम में जो है घुस सकते हैं। तो ये एक हैकिंग टूल होता है। जैसे कि अगर कोई इस टूल का इस्तेमाल करके किसी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लेना चाहे, एक्सेस लेना चाहे तो ये इसके ज़रिए पॉसिबल है और ये ज़्यादातर हैकर्स ही यूज़ करते हैं। इसके बाद फोर्थ होता है बैकडोर। ये एक ऐसा ट्रैप होता है कि जो भी नॉर्मल सिक्योरिटी चेक्स होते हैं ना आपके कंप्यूटर में, इसको ये बायपास कर जाता है। एक तरह से एक हिडन एंट्री पॉइंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ज़रिए अगर आप किसी जगह पे अगर आप कोई अनऑथराइज़्ड पर्सन है किसी जगह के तो आप बगैर लॉगिन किए उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है फ्लडर्स। इसमें सिंपली क्या होता है कि एक फेक बहुत ज़्यादा ह्यूज नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट की जाती है जिससे जो एक्चुअल यूज़र्स होते हैं वो सर्विसेज को सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पाते। इस अटैक का सिंपली मतलब होता है किसी नेटवर्क सर्विस को या किसी सिस्टम को अनअवेलेबल कर देना फॉर द यूज़र्स जो वहाँ पे एक्चुअली सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए एक्सेस करने के लिए बैठे हैं बाय इंक्रीजिंग द ट्रैफिक। उसके बाद होता है की लॉगर्स। इसमें सिंपली क्या होता है कि जब आप कोई अपनी पिन एंटर कर रहे होते हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं, तो आप कीज़ जिन-जिन कीज़ पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो ये इस अटैक में हर उस कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे आपका पासवर्ड, पिन, मैसेजेस ये सब चुराए जा सकते हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी सिस्टम में ये की लॉगर्स वाला मैलवेयर एंटर हो जाए, तो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैंकिंग डेटा है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। फिर सेवेंथ है लॉजिक बॉम्ब। ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जो एक्टिवेट होता है सिर्फ़ जब जब कोई स्पेसिफ़िक चीज़ होती है, कोई स्पेसिफ़िक इवेंट होता है या किसी स्पेसिफ़िक टाइम पे कोई चीज़ होती है। जैसे कि अगर कोई फ़ाइल डिलीट की जाए किसी स्पेसिफ़िक डेट पर, तो क्या होना चाहिए? तो ये एक ऐसा मैलवेयर होता है जो किसी ट्रिगर होता है सिर्फ़ जब जब इसमें जो थ्रेशोल्ड्स मेंशन होते हैं उनकी बेसिस पर कोई स्पेसिफ़िक इवेंट होता है। इसके बाद रूटकिट, जब आपके सिस्टम पे ये वाला मैलवेयर ऐड हो आ जाता है, तो ये रूटकिट बेसिकली एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो सिस्टम हैक होने के बाद जो हैकर होता है उसको इतना ज़्यादा एक्सेस और कंट्रोल दे देते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी अगर कुछ करना चाहे तो उन तक का एक्सेस होता है हैकर के पास। और इसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो हैकर होता है उसका पास पूरा कंट्रोल चला जाता है आपके सिस्टम का। बाद है स्पैमर प्रोग्राम्स। ये जो है मैलवेयर यूजुअली फिशिंग और स्कैम्स वगैरह के लिए फ्रॉड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सिस्टम को ईमेल्स इतनी ज़्यादा भेजी जाती है कि आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है जंक ईमेल्स से। फिर है स्पाईवेयर। इसके ज़रिए जो हैकर्स होते हैं वो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको सीक्रेटली जो है जमा कर लेते हैं। जैसे आपकी की स्ट्रोक्स
मैंने बताया आप जिन-जिन कीज़ पे क्लिक करते रहते हैं वो उनको कैप्चर करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्या-क्या डेटा चल रहा है, वो सब रिकॉर्ड होता रहता है। आपकी नेटवर्क ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है और आप किस कौन-कौन सी चीज़ें ब्राउज़ कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होती रहती है। आपकी फाइल्स, पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ें सीक्रेटली जमा होती रहती है। नाउ फिर है ट्रोजन हॉर्स। ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस मैलवेयर है क्योंकि ये दिखने में एक बिल्कुल ऑथेंटिक बिल्कुल एक वैलिड प्रोग्राम लगता है, जबकि डीप डाउन उसमें एक हिडन मैलिशियस कोड होता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। अक्सर यूज़र्स उसको बगैर मतलब अनइंटेंशनली इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर होते हैं वायरसेस। अक्सर फाइल्स या फिर प्रोग्राम्स के साथ वायरसेस अटैच होती हैं और जब वो फाइल्स आगे किसी के साथ शेयर की जाती हैं तो फिर उनसे रिलेटेड बाकी फाइल्स और वो सिस्टम्स भी उनके साथ भी रेप्लिकेट हो जाती हैं और शेयर हो जाती हैं। इनमें जितनी ज़्यादा यूज़र इंटरैक्शन होगी उतना ज़्यादा ये वायरसेस फैलते हैं। फिर है वर्म, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर है। यानी कि जैसे वायरसेस होते हैं उसको ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें वर्म्स जो होते हैं वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर है। इसको किसी यूज़र इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये खुद से ही ऑटोमैटिकली ओवर द नेटवर्क फैलते रहती है। फिर है लास्ट है ज़ॉम्बी या बॉट। ये वाला मैलवेयर अक्सर ग्रुप अटैक्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वाला मैलवेयर किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में आ जाए तो उसको रिमोटली कहीं से भी बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमने सारी टाइप्स पढ़ी मैलवेयर की। अगर हम इस मॉड्यूल को वन लाइन में समराइज़ करें तो माल मैलवेयर जो होता है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे किसी भी सिस्टम की यूज़र की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ किया जा सके सीक्रेटली। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज़ 175 डॉस अटैक या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में अटैकर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पर, आपके नेटवर्क पर या फिर सर्वर पर अचानक से बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक भेज देते हैं। इसका मेन गोल ये होता है कि जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, जो रियल ऑथेंटिक यूज़र्स हैं, उनके लिए आपका सिस्टम, आपकी सर्विस अनअवेलेबल हो जाए। और ये काम कैसे करता है डॉस अटैक? सिंपली अटैकर जो होता है वो आपके सिस्टम पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है और जिससे सर्वर क्या करता है ओवरलोड हो जाता है। अब जो रियल यूज़र्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है सर्वर ओवरलोड होने की वजह से, जिसकी वजह से सर्विस स्लो हो जाती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाती है। तो इन डॉस अटैक से क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं? सबसे पहले तो जो रियल यूज़र्स होते हैं वो सर्विसेज़ को एक्सेस नहीं कर पाते, जो भी बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं जो उस वक़्त हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं सिस्टम पे, सर्वर पे, वो रुक जाते हैं और इस मैलवेयर से रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये वाला जो डॉस अटैक होता है यूजुअली जो हैकर्स होते हैं वो सिर्फ़ नुकसान पहुँचाने के लिए करते हैं, डिसरप्शन करने के लिए या फिर किसी ब्रांड इमेज को ख़राब करने के लिए, रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए करते हैं। और अगर हमारे सिस्टम पर डॉस अटैक होता है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अकॉर्डिंग टू यूएससीईआरटी, यूएससीईआरटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम, एक बेसिकली गवर्नमेंट नेशनल टीम है जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ कॉमन साइंस बताए गए हैं कि आपको जिनसे पता चल सकता है कि आपके सिस्टम पर डॉस अटैक हुआ है। सबसे पहले तो आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। लेटेंसी का मतलब होता है कि डिले बहुत ज़्यादा होगा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने में। इसके बाद अगर कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन है तो वो खुलेगी नहीं, बार-बार जो है उसको रीलोड करना पड़ेगा, सर्वर जो है उसका टाइम आउट हो जाएगा। और अगर अचानक से आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्पैम ईमेल्स आने लगे तो ये भी एक सिम्पटम होता है डॉस अटैक का। तो यहाँ पे आपको 2 तरह की कॉमन डॉस अटैक्स की टाइप बताई गई है। सबसे पहली है टीसीपी हैंडशेक फ्लड। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स होता है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की इनिशियल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर। बट उन कनेक्शंस को कंप्लीट नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो सर्वर होता है बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो उसने अपनी तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज को हाफ ओपन कनेक्शंस पर रिज़र्व कर दिया होता है। इवेंचुअली इससे जो भी लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं, एक्चुअल यूज़र्स होते हैं, उन वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते। दूसरी होती है पैकेट पैकेट फ्लडिंग। तो क्या होता है कि सिंपली ओवर द नेटवर्क बहुत ज़्यादा तादाद में पैकेट सेंड किए जाते हैं जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश कर जाता है और सर्वर ओवरलोड हो जाता है। हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो कि सिस्टम की नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए। ये इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करके अपनी नेटवर्क परफॉर्मेंस
तय करवा सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इस तरह की मैलिशियस ट्रैफ़िक को ब्लॉक कर सकता है, लिमिट कर सकता है आप तक आने में। इसके अलावा कुछ लॉस डिटेक्शन टूल्स होते हैं जो ये अटैक डिटेक्ट करती हैं, आपको अपने सिस्टम पर रखने चाहिए। तो अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बेसिकली आपके सिस्टम पर सर्वर पर अचानक से इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक भेज दे जिसकी वजह से जो लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं उनके लिए आपकी सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। मॉड्यूल 169 से 175 तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, लेकिन एक हमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि आपके जो हैंडआउट्स हैं, जो मॉड्यूल वाइज़ हैंडआउट्स हैं, उसमें अक्सर मॉड्यूल्स की नंबरिंग आगे-पीछे हुई हुई है, तो इसलिए इस चैप्टर में मुझे लगा था 7 मॉड्यूल्स हैं, बट इस चैप्टर में टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम 169 टू 180। तो 7 मॉड्यूल्स आज कवर किए हैं हमने 175 तक, अब 176 से 180 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।